नेटो कंट्रीज की कलह खुलकर सामने आ गई है। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने जमकर बुराई की जेलेंस्की की। विक्टर ऑर्बान जो प्रधानमंत्री हैं वो चौथी बार चुनाव जीते हैं और 3/4 बहुमत लेकर चुनाव जीते हैं। जैसे ही रिजल्ट आता है पूरी टीम के साथ सामने आते हैं और जेलेंस्की की जमकर बुराई कर देते हैं। ये बहुत ही बड़ा शौक हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको असली मुद्दा लड़ाई का अभी तक पता नहीं, क्योंकि प्रोपेगेंडा बनाकर आप तक वो पहुंचने ही नहीं दिया। 28 जनवरी को एक खबर प्रकाशित होती है कि रशिया की गैस से जो फीस मिलती है यूक्रेन को, क्या उसके बिना यूक्रेन सरवाइव कर सकता है। अब आप कहेंगे वो जनवरी की बात थी, मार्च तक आते आते जब अटैक हो गया उसके बाद तो जेलेंस्की एक चवन्नी ना ले रशिया की इस वजह से। मगर देखिए आप बिल्कुल गलत हैं। 22 मार्च की ये खबर है और ये खबर ये बताती है कि इस समय भी रशिया बहुत सारा पैसा पे कर रहा है यूक्रेन को गैस के लिए। और इस बात पे भी ध्यान दे देना कि पहले से 50% ज्यादा पैसा दे रहा है रशिया, क्योंकि ज्यादा गैस बह रही है यूक्रेन से। यूक्रेन बहुत ही ज्यादा पैसा चार्ज कर रहा था रशिया से, जो गैस वहां से होकर बाकी यूरोप को पहुंचती है। रशिया की गैस सीधा यूक्रेन में आती है, बेलारूस के अंदर जाती है और इन दोनों कंट्रीज से होती हुई पोलैंड के अंदर जाती है और पोलैंड से भी आगे जाती है। अब ये जो पोलैंड है ये चार्ज करता है तकरीबन $1, बेलारूस चार्ज करता है $2.25, मगर यूक्रेन ने रेट बढ़ाकर कर दिए $3.25। ये जो $3.25 हैं ये हंगरी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे, क्योंकि उनको 37% ज्यादा पैसा देना पड़ रहा था उसी गैस का। अब हंगरी कहता है कि देखिए ये बहुत ज्यादा हो गया है, आप हमें कहीं और से गैस दे दो, इतने ज्यादा दाम हम नहीं दे पाएंगे, यूक्रेन की मनमर्जी नहीं चलेगी। सितंबर 2021 में यानी कुछ महीने पहले हंगरी एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है रशिया के साथ में, और इस कॉन्ट्रैक्ट से यूक्रेन को बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली थी और इसी के बाद में वॉर भी शुरू होना था। रशिया की जो कंपनी गैसप्रॉम है वो कहती है हंगरी को, ठीक है हम आपको यूक्रेन की जगह कहीं और से ये गैस प्रोवाइड कर देंगे, दूसरे क्रॉस बॉर्डर इंटरकनेक्टर से। तो गैस रशिया की है, कस्टमर हंगरी है, बीच में यूक्रेन बैठा है। रशिया कहता है हम हंगरी की जगह दूसरी जगह से आपको गैस दे देंगे। जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसी दिन की ये खबर है कि यूक्रेन बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है गैसप्रॉम से और वो इस मुद्दे को लेकर यूरोपियन यूनियन के पास में जाता है, कहता है हंगरी को यहां से बाहर निकालो। ये जो नई डील है ये यूक्रेन को हर रोज के मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान करवाएगी जो वो फीस लेता था ट्रांजिट की। गैस की पाइप लगी हुई है उसको भी रशिया ने बनाया है, उसमें से गैस जा रही है वो भी रशिया की, मगर वो यूक्रेन से जा रही है इसीलिए उसके ऊपर फीस चार्ज करता था यूक्रेन बहुत ज्यादा। ये जो यूक्रेन के नए प्रेसिडेंट बने हैं ये आए थे भ्रष्टाचार मिटाने और साथ ही के अंदर इनका था एंटी ओलिगार्क स्टैंड। ऐसे लोग जिनके पास अकूत संपत्ति होती है उन सभी को भ्रष्टाचारी घोषित कर उनके खिलाफ सेंटिमेंट बनाकर चुनाव लड़कर जेलेंस्की आए थे। ऐसा ही एक ओलिगार्क है जिसका नाम है रोमन अब्रामोविच और ये पुतिन का बहुत ही पुराना और बहुत ही खास दोस्त रहा है। ये जो ओलिगार्क है ये खुद ही बोल चुका है कि मैं बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी हूं और ये जेलेंस्की का बहुत ही खास आदमी है। जेलेंस्की के प्रेसिडेंट बनने के बाद में पेंडोरा पेपर्स नाम का एक बहुत बड़ा खुलासा होता है जिसमें पता पड़ता है जेलेंस्की के पास में बहुत सारी संपत्ति है। युद्ध शुरू होता है तो सभी ओलिगार्क्स के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात होती है। पुतिन का खास आदमी जो ओलिगार्क है वो जेलेंस्की के टच में भी था, जेलेंस्की वही जिसका नाम पेंडोरा पेपर्स में आ चुका था। बहुत ही हैरानी हो जाती है इस बात को देखकर कि जेलेंस्की ये कहता है यूनाइटेड स्टेट्स को कि इस आदमी के ऊपर, इस ओलिगार्क के ऊपर किसी प्रकार का सैंक्शंस नहीं लगाया जाए। युद्ध के शुरुआत होने के बाद में पुतिन और जेलेंस्की तो मीटिंग कर नहीं रहे, रशिया से कुछ लोग आ रहे हैं और यूक्रेन से कुछ लोग आ रहे हैं। रशिया से जो आ रहे हैं उसकी छोड़ो, मगर यूक्रेन से यही पुतिन का खास आदमी जेलेंस्की की तरफ से बात करने आ रहा है। बहुत सारे मीडियाज के अंदर एक सरप्राइजिंग खबर छपी थी कि ऐसा आदमी आखिर रशिया और यूक्रेन की टॉक्स के बीच में कर क्या रहा है। हंगरी के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं जो पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे, चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं 2/3 मेजोरिटी के साथ में। जेलेंस्की के साथ में उनका झगड़ा पुराना था। डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव होते हैं और 2/3 मेजोरिटी अगर कोई लेता है इसका मतलब होता है उसके सभी डिसीजंस के ऊपर पब्लिक ने हामी भरी है। इनके हिसाब से वेस्टर्न मीडिया ने, जेलेंस्की ने, यूरोप के कई सारे मेंबर्स ने मिलकर इनको हटाने की कोशिश की, मगर उनकी जनता ने उनको वापस चुन लिया। ये उन सभी के मुंह पर तमाचा है। युद्ध के बिल्कुल शुरुआत में ही इन्होंने कह दिया था कि हंगरी की तरफ से किसी भी प्रकार का वेपन रशिया के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं जाएगा। और इसके बाद में जब ये जीते हैं इसका मतलब पब्लिक ने इनकी बात के ऊपर मुहर लगाई है। चुनाव से पहले ही इन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी थी, वो यूक्रेन वॉर के अंदर किसी का साइड नहीं लेंगे इंडिया की तरह। और चुनाव के खत्म होने के रिजल्ट आने के बाद में सबसे पहली अनाउंसमेंट क्या करते हैं, जनता के द्वारा 2/3 मेजोरिटी लेने के बाद सबसे पहले ये बात करते हैं कि हंगरी की तरफ से अगर रूबल्स के अंदर भी पेमेंट करना पड़े तो वो भी रशिया को पेमेंट किया
जाएगा और उनसे गैस खरीदी जाएगी बहुत ही सस्ती। अब पहले जो गैस आती थी वो यूक्रेन से होकर हंगरी पहुंचती थी, महंगी थी, और नई बार जो गैस आने वाली है, जो नया कॉन्ट्रैक्ट है, हालांकि वो 2 देशों से क्रॉस करता है मगर फिर भी वो सस्ता पड़ेगा हंगरी को। यानी कि हंगरी की जनता को 37% सस्ती गैस मिलेगी। जो बड़ा मार्जिन यूक्रेन को देना पड़ता था वो नहीं देना पड़ेगा। भारत के अंदर लोग अभी तक ये नहीं समझ पा रहे थे कि पूरा मसला पैसे का है। बस वहां से जो रिपोर्ट आ रही थी सोच रहे थे एक भारी देश मिलकर छोटे को कूट रहा है। यूक्रेन से बहुत ही छोटा देश है हंगरी, मगर उन्होंने जो कहा इसके बाद में पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन के अंदर जो भी मतभेद थे वो सबके सामने आ गए। वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न कंट्रीज मिलकर इंडिया के ऊपर बहुत दबाव बनाते थे कि हमारी साइड लो। पहले इंडिया साइड ले भी लिया करता था, मगर इस बार इंडिया तटस्थ है और वो किसी की साइड नहीं ले रहा। वो एक ही साइड में है और वो साइड उसकी खुद की है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।